आपका 40 लाख का स्टेज तो लग चुका है, पर अगर उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है तो वो 40 लाख का स्टेज देख के करेगा क्या? एक क्वेश्चन अब आपसे पूछिए, आपने 5 साल पहले कोई सी वेडिंग अटेंड करी, आपको उसमें क्या याद है? आपको पता है क्या याद आएगा, क्या एक्सपीरियंस क्रिएट? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि स्टेज का साइज बड़ा होने से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बस शादी दिखानी है या लोगों को याद रखवानी है। एक क्वेश्चन अब आपसे पूछिए, आपने 5 साल पहले कोई सी वेडिंग अटेंड करी, आपको उसमें क्या याद है? आप सोच के देखिए। आई एम श्योर आपको कुछ चीजें तो याद ही नहीं होगी। कौन से फ्लावर लगे थे, स्टेज का डायमेंशन क्या था, बिल्कुल भी याद नहीं हुआ होगा। कितनी वेराइटी का खाना था, वो भी याद नहीं होगा। आपको पता है क्या याद आएगा, क्या एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ? जब आप गए तो आपका वेलकम कैसे हुआ, आपका चेक इन जब होना था वो कितना अच्छे से प्रोसेस हुआ। जो चेक इन आप दूसरे होटल्स में जाते हो, दूसरी वेडिंग्स में जाते हो, वहां पे 10-10 मिनट आपको क्यू में खड़ा रहना पड़ता है और यहाँ पे 2 मिनट में ही आपका चेक इन हो गया। वो आपको याद रहा होगा। आपकी फंक्शन जितने भी इवेंट हो रही है, 4 इवेंट हो रही है, 5 इवेंट हो रही है, वो किस टाइम पे स्टार्ट हुई, कितना फ्लोलेसली काम हुआ, वो आपको याद होगा। एंट्री कितनी अच्छी हुई, उस टाइम क्या इमोशनल मोमेंट क्रिएट हुआ। आप संगीत में गए, आपको फोटो बूथ कितना अच्छा यूनिक फोटो बूथ मिला, वो आपको याद होगा। आपके फोटोग्राफर ने उस वेडिंग में, उस फोटोग्राफर ने आपको बोला कि नहीं आप ऐसा पोज दो, ये पोज बहुत अच्छा लगेगा, और उसी टाइम आपको वो फोटो उसने आपके मोबाइल में दे दिया। आपको वो जरूर याद हुआ होगा, पर आपको बिल्कुल भी ये याद नहीं है कि कितने फूल लगे थे और डायमेंशन कितना था और कितनी वेराइटी का फूड वहां पे लगा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जरूरी नहीं है कि स्टेज का साइज बड़ा होने से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। एक्सपीरियंस तब क्रिएट होता है जहां पे डिजाइनिंग, प्लानिंग बहुत ही अच्छे से और बहुत रियलिटी देख के की गई हो। इसलिए प्लानिंग पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आज कपल को ये लगता है कि अगर हम हमारा बजट डेकोर पे ज्यादा रखेंगे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा। आप स्टार्टिंग ही गलत कर देते हो। आप ऑनलाइन इतनी सारी इंस्पिरेशन ले लेते हो, आप वेडिंग डेट डिसाइड होने से पहले आपका डेकोर का प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है, आपका पूरा मूड बोर्ड तैयार हो जाता है कि संगीत में आपको ये चाहिए, हल्दी में ये चाहिए, रिसेप्शन में ऐसा होना चाहिए, फेरा का मंडप ऐसा होना चाहिए। आप वो सब चीजें रेडी कर लेते हो। पर एक्चुअल में जब वेन्यू बुक होता है, कोई होटल बुक होता है, तब एक्चुअल पता चलता है कि जो आपके डिजाइन आपने रेडी करे वो उस जगह पे फिट ही नहीं हो पाएंगे। फिर आप डेकोर में ज्यादा पैसे खर्च करना स्टार्ट करते हो, आपके बजट बढ़ा देते हो कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं हो सकती है, तो हम इसका बजट बढ़ा देते हैं, पर आप एक्सपीरियंस पे बिल्कुल भी खर्च नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूं, आप जरूरी नहीं है कि आपका बजट डेकोर पे ज्यादा हो। डेकोर पे ओवर स्पेंड करके और एक्सपीरियंस पे अंडर स्पेंड करके आप वेडिंग सक्सेसफुल नहीं बना सकते। आपका डेकोर काफी हाई विजिबिलिटी रहता है, आपके फोटोग्राफ्स, आपकी वेडिंग रील्स, आप उस जगह पे एज अ बैकग्राउंड उसको यूज करके आप काफी शूट करते हो। वो चीजें विजिबिलिटी है, हाई विजिबिलिटी वहीं से आपको दिखती है। पर अगर मैं इनविजिबल चीजों की बात करूं, ये तो एक विजिबिलिटी की मैंने बात कर ली कि ये सब चीजें दिख रही है, पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपने 5 साल पहले कोई ऐसी वेडिंग अटेंड करी हो जो उसकी सही में आपको विजिबिलिटी याद हो, डेकोर की डायमेंशन याद हो, फूल याद हो, लाइटिंग याद हो, कुछ याद है? आप नहीं याद होगा। अब मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, ये विजिबिलिटी है, पर मैं अगर इनविजिबल चीजों की बात करूं तो वो है आपकी सर्विसेज। जिस होटल में आपने वेडिंग रखी है उसकी सर्विसेज कैसी है, आपने वेंडर जितने हायर किए वो टाइमली आपको वो चीजें डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए, आपने प्लानर को हायर किया है, वो प्लानर आपके साथ में था कि नहीं था पूरे टाइम पे। हो सकता है प्लानर उस जगह पे हो ही नहीं, वो किसी और इवेंट में हो और आपकी इवेंट में कोई उनकी टीम मेंबर हो। मैं डेकोर के बजट के लिए अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इम्बैलेंस के अगेंस्ट हूं। आप एक्सपीरियंस कम कर देते हो और डेकोर का बजट बहुत हाई करते हो, उससे शादी सक्सेसफुल नहीं होती। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है, डेकोर भी और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी। ये दोनों जब साथ में चलेंगे तो शादी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। और खैर इस पे कोई बात करना चाहता नहीं है, क्योंकि आपका
जब डेकोर आप डिसाइड कर लेते हो कि हमको डेकोर पे बजट बढ़ाना है और हम उस पर ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, तो उससे किसी का फायदा हो रहा है, किसी की बिलिंग बढ़ रही है, तो उस पर आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप तो ऐसा मत करो, आप तो एक्सपीरियंस पे भी थोड़ा सा खर्चा करो। तो जिस वेंडर के पास में आप जाओगे वो उस हिसाब से ही बात करेगा आपसे। डेकोर वेंडर कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप तो 10 लाख रुपीस खर्च मत करो, आप तो 2 लाख रुपीस ही खर्च करो। ऐसा नहीं होगा। आप वो 10 का 1 करोड़ भी बोलेंगे खर्च करने के लिए और कहेंगे कि नहीं ये ही सबसे बेस्ट है, जो आपका विजन है आप इतना खर्च करोगे तो ही मिल पाएगा। ऐसा नहीं होता। विजिबल चीजों पे हर कोई ध्यान देता है, हर कोई ज्यादा खर्च करना चाहता है, पर इनविजिबल चीजों पे कोई ज्यादा ध्यान देता भी नहीं है और आधे लोग तो समझना भी नहीं चाहते हैं। पर आप ये भूल जाते हो कि विजिबल चीजें आपको इंप्रेस जरूर करती है, पर इनविजिबल चीजें आपको प्रोटेक्ट करती है। आपका डेकोर काफी हाईली विजिबल है क्योंकि उस जगह पे आपको बैठना है, बस वहां पे फोटो क्लिक करने हैं, सोशल मीडिया फ्रेंडली है। बाकी इनविजिबल चीजें, आपका बैकबोन, आपकी टेक्निकल टीम, आपका लाइट इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, ये आपके बैकबोन्स हैं। अगर आप अच्छा इवेंट कर रहे हो, अगर ये नहीं है, ये एक्सपर्ट्स नहीं है, आप वो प्रॉपरली इवेंट नहीं कर पाओगे। आपको एक बेसिक चीज पता चल जाएगी, बेसिक चीजें मिल जाएगी, बट इफ यू नीड अ वेरी हाई एंड इवेंट्स, आपको इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये एकदम इनविजिबल लोग हैं। आपकी सर्विस टीम, मैंने काफी बड़े रिसेप्शंस में देखा है कि सर्विस टीम को खड़ा कर देते हैं वहां पे। काफी फैशनेबल गर्ल्स होती है जो वहां पे खड़ी होती है, टेबल के पास में खड़े हैं सर्विस के लिए, पर वो खड़े हैं, सर्विस कुछ नहीं हो रही है। ऐसी चीजों पे खर्च करके कोई मतलब नहीं है। आप सर्विस, जहां आपको होटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आस्क देम टू इंक्रीज द सर्विस। They will definitely do better than the local people. Spend there. You will get the best service. और अगर यही चीजें जब खराब होती है, जो ये इनविजिबल चीजें खराब होती है वेडिंग में, तो ये फिर विजिबल हो जाती है सबके लिए। डेकोर पे आप बड़े स्टेज पे बहुत ध्यान देते हो, पर साथ में उसकी स्ट्रैटेजी ध्यान नहीं देते हो कि आपके गेस्ट मोमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कोई भी इस पे बात नहीं करता क्योंकि ये सब टेक्निकल पॉइंट है। और ये फेल कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब पैसेज ही ब्लॉक्ड है, वहां पे अगर 5 लोग निकल रहे हैं तो एकदम पास चिपक के निकलना पड़ रहा है। जहां एकदम से कोई ग्रुप आ गया, 10-15 लोगों का ग्रुप आ गया, तो वहां वेट करना पड़ रहा है उनको कि पहले 2 लोग निकले फिर हम निकले। इस तरीके का पैसेज क्रिएट कर देते हैं। बुफे पे लाइन लगी हुई है, लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है, लोग प्लेट लेके खड़े हुए हैं, उनको मेन कोर्स लेना है पर वो नहीं ले पा रहे। सेटिंग पे बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं है। आपने 500 लोगों को इनवाइट तो कर लिया है और पता चल रहा है वहां पे 100 ही चेयर है, टेबल कुछ 10 टेबल लगी हुई है, तो हाउ पीपल विल सिट एंड ईट। मैं ये नहीं कह रहा कि 500 लोगों की पूरी सेटिंग होना चाहिए, एटलीस्ट इतनी सेटिंग होना चाहिए कि एक साथ अगर 200 लोग वहां पे वन टाइम में हैं तो दे कैन सिट ईट कंफर्टेबली। इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। आपका स्टेज इतना एलिवेटेड है, उसका साइड में पाथ जो चढ़ने का है उस पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं है, लोग डर रहे हैं, वो थोड़ा सा हिल रहा है, तो ये सब चीजों पे कौन ध्यान देगा। आप बस एक बैकड्रॉप पे पैसे खर्च करते हो। आपका 40 लाख का स्टेज तो लग चुका है, पर अगर उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है तो वो 40 लाख का स्टेज देख के करेगा क्या। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप जब ये सब चीजें प्लान करो, प्लान कंप्लीट थिंग, पूरा स्ट्रेटेजिकली डिजाइन होना चाहिए आपका पूरा फंक्शन कि गेस्ट कहां से एंटर होंगे, कितना स्पेस उनको मिलेगा। अगर एक साथ 30 लोग आ रहे हैं तो वो whether they will be able to pass on this passage or not। और अगर बुफे लगा हुआ है, बुफे पे एक साथ ऑन ग्राउंड 300 लोग हैं तो 300 लोगों में क्योस तो क्रिएट नहीं हो जाएगा। सो थिंक अबाउट दिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैव अ सक्सेसफुल वेडिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल वेडिंग। पीपल विल डेफिनेटली टेक लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम योर वेडिंग। आपका स्टेज का साइज किसी को याद नहीं रहेगा, अंडरस्टैंड दिस। यही सब चीजें याद रहने वाली है कि वो आए तो उनको बैठने की जगह मिली कि नहीं मिली। जैसे मैं बार बार एक ही चीज मेंशन कर रहा हूँ, योर टेक्निकल टीम इज योर बैकबोन ऑफ योर वेडिंग। पर कपल हमेशा फ्लावर्स पे, बड़े स्ट्रक्चर्स पे काफी स्पेंड करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस बैलेंस बनाना चाहता हूँ। आपको ऐसी चीजें नहीं मालूम है, ये टेक्निकल चीजें नहीं मालूम होती, ना फैमिली को मालूम होती है, ना कपल को मालूम होती है, और इस बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। कोई नहीं बताएगा आपको कि पीछे इतनी टेक्निकल टीम लगती है, तब जाके आपकी जो एंट्री आप इतनी प्लान करते हो, कोरियोग्राफर इतना एंट्री आपकी प्लान करते हैं, इतने सारे सॉन्ग्स वो कट करके उसको मर्ज करके इतना बड़ा सॉन्ग उसको क्रिएट करते हैं। अगर वो टाइम पे नहीं चला, वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं हुआ, साउंड ऑपरेटर अगर खराब है, म्यूजिक सिस्टम अगर खराब है, तो आपकी एंट्री काम नहीं आएगी।
आपकी एंट्री के टाइम पे बस आप ही दिखोगे, वो भी वीडियो और फोटोज के अंदर में। पर वहां पे जो लोग इतने सारे विटनेस कर रहे हैं आपकी एंट्री, वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहाँ पे बहुत कॉस्ट कटिंग हुई है और ये पूरी एंट्री खराब हो चुकी है। टेक्निकल टीम, आपका साउंड इंजीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट इंजीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतने बड़े बड़े कंसोल लेके आते हैं, उसमें पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं। आपकी सारी लाइटें जो संगीत के टाइम काम करती है, एक पूरे कंसोल पे काम करती है। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है और इसके टेक्निकल एक्सपर्ट भी है, पर यहाँ आप कट डाउन कर देते हो। जब आपको वेडिंग प्लानर सजेस्ट करता है कि वी हैव टू गेट, अगर इस तरीके का संगीत हमको क्रिएट करना है या इस तरीके की हमको लाइव सिंगर अगर हमारे पास में आ रहे हैं, तो हमें ये टेक्निकल टीम की जरूरत है, आप वहां पे मना करते हो कि नहीं, इसको कट डाउन कर दो, यहाँ पे हमारा बजट इंक्रीज हो रहा है, तो लेट्स कट डाउन दिस। लोकल ऑपरेटर, उसके पास जितनी स्किल्स है वो उस हिसाब से ही काम करेगा। पर जहां आपकी चॉइस है काफी ऊपर, आपको काफी टॉप नॉच संगीत चाहिए, उसके लिए ये एक्सपर्ट लोगों की आपको बिल्कुल जरूरत पड़ती है। इस पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। और जब इतने सारे टेक्नीशियंस काम करते हैं, आपका संगीत बहुत अच्छा दिखता है, आपका आईफा का लेवल का संगीत बन जाता है। सो थिंक अबाउट इट। जब भी आप वेडिंग अपनी प्लान करें, ये आपकी बैकबोन्स पे काम करना आपको बहुत जरूरी है। जब हम डेकोर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो खर्चा आपका आता है वो एक फ्लावर्स पे आता है। वो बहुत विजिबल भी है और उसकी कॉस्ट वो इनविजिबल भी है। अब वो कॉस्ट इनविजिबल इसलिए है क्योंकि जब पूरे डेकोर की बात करते हैं, जब आपके डेकोर डिजाइनर या डेकोरेटर जब पूरी वेडिंग पे बात करते हैं, तो आपको वो अलग से फ्लावर की कॉस्टिंग नहीं बताते हैं। अगर वो 50 kg फ्लावर कोई सा लेके आ रहे हैं, तो उसका कॉस्ट आपको नहीं बताएंगे, पर एक्चुअल में कॉस्टिंग फ्लावर की बहुत ज्यादा होती है। अंडरस्टैंड दिस। जब पूरे डेकोर की बात करोगे, अगर आप एक फ्लावर का एलिमेंट निकालोगे, काफी कॉस्टिंग होती है। आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, जब आपका सीलिंग पे काम हो रहा है, आपके ओवर द हेड अगर किसी चीजों पे काम हो रहा है, वहां पे आपको फ्रेश फ्लावर्स की कहाँ जरूरत है। आप ये भी समझिए कि आपके फ्लावर जितने भी वेडिंग में लगने वाले हैं, दैट इज द वन टाइम यूज। उसके बाद इट हैज टू बी गो इन वेस्ट ओनली। तो थिंक अबाउट इट, इन्वेस्ट स्मार्टली। आप आपका वेडिंग का डेकोर बहुत स्मार्टली प्लान करो। आपका कोई ऐसे टच पॉइंट्स हैं जहां आपकी आई कांटेक्ट में अगर कोई फ्लावर्स आ रहे हैं, तो आप वहां पे बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर्स यूज कीजिए। पर सीलिंग पे आपको फ्लावर्स यूज करने की जरूरत है, आप आर्टिफिशियल फ्लावर से भी काम कर सकते हो। आर्टिफिशियल फ्लावर आज के टाइम में बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, कोई रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाता है कि वो ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है। और उस पर जब लाइट का प्रॉपरली इफेक्ट मिल जाता है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 100 में से शायद 95 तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है। पर मैं किसी वेंडर के अगेंस्ट भी नहीं जा रहा हूं कि जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज बता रहा हूं। आपकी ओवरहेड जितनी भी हाइट पे, अगर आपकी हाइट पे 15 फीट की हाइट पे, 20 फीट की हाइट पे, 12 फीट की हाइट पे अगर फ्लावर्स जा रहे हैं, आप उस पे सोच सकते हो। यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऑल्सो। आपका ये कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। आप ये सारी कॉस्टिंग बचाते हुए आप एंटरटेन पे खर्चा कीजिए। आप एंटरटेनमेंट में खर्चा कर देंगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा वेडिंग में। आप अपने ऊपर खर्चा कीजिए, स्पेंड ऑन ज्वेलरी, स्पेंड ऑन आउटफिट, स्पेंड ऑन मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि इवन स्पेंड ऑन फोटोग्राफर्स। आपकी वेडिंग वन टाइम मोमेंट है, वो आपको बाद में आपका मेकअप, आप कैसे दिख रहे हो, वही चीज बाद में 5 साल बाद आप देख पाओगे, 10 साल बाद आप देख पाओगे, 15 साल बाद देख पाओगे। बाकी फ्लावर कितने लगे हैं, क्या आर्टिफिशियल लगा है, क्या ओरिजिनल लगा है, वो सब भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रहने वाला। इवन दो आप जो इतनी प्लान करते हो, आपको भी याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी दिस। और इवन दो आप अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में यही आपसे कहा, 5 साल पहले आपने कोई वेडिंग अटेंड करी हो, आपको याद है कि वहां पे कौन से फ्लावर यूज हुए थे? आपको नहीं याद होगा। 100% मैं कह सकता हूँ, किसी को याद नहीं होगा कि कौन से फ्लावर उस वेडिंग में यूज हुए। आपकी फ्लावर की कॉस्टिंग ज्यादा है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बस आपसे चाहता हूँ कि वंस यू विल प्लान योर वेडिंग, इट शुड बी इन द बैलेंस वे। आप डेकोर पे भी खर्चा कीजिए और एक्सपीरियंस पे भी खर्चा कीजिए। और आपकी जो टीम है, बैकबोन टेक्निकल टीम, उसको कट डाउन कभी मत कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लावर आपकी लग्जरी आपको शो नहीं करेंगे। आपकी रियल लग्जरी आज के टाइम में, जब आपके गेस्ट आ रहे हैं, दे शुड गेट प्रॉपर वैले पार्किंग, उनका चेक इन ठीक से हो जाए,
जहां 10 मिनट की प्रोसेस है वो 2 मिनट में कैसे हो सकती है वो हो जाए। उनके लगेज हमेशा वेडिंग्स में और इवन किसी भी होटल में आप काम करते हो जाते हो वहां पे लगेज में बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स लगते हैं, ज्यादा होते हैं तो हाफ एन आवर लग जाता है। वो लगेज आप कितना 15 मिनट में 10 मिनट में पहुंचा सकते हो, आप उस पर काम कीजिए। आपके गेस्ट जब फंक्शन में आ रहे हैं उनको प्रॉपरली सेटिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है उस पर काम कीजिए। अगर बुफे के अंदर में खाना खत्म हो जा रहा है तो उसका रिफिलिंग टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उस पर काम कीजिए। लग्जरियस क्लास, ये आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज लग्जरी फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट लग्जरी फॉर यू। गेस्ट विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट्स बिकम अ सुपर लग्जरी फॉर एवरीवन। थिंक अबाउट इट। आज कपल काफी स्मार्ट है, वो जो भी स्पेंड करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनकी वेडिंग में, दे ऑलवेज फील दे शुड गेट रिटर्न ऑन इट। मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास में क्या मिलेगा। आपका डेकोर एक्चुअल में विजुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आपके फोटोज अच्छे होंगे, आपकी रील्स अच्छी काफी सी बन जाएगी, जो वेंडर्स हैं उनकी भी रील्स काफी अच्छी बन जाएगी। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक विजुअल डेकोर है, पर बाकी एक इमोशनल आरओआई की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी मेमोरीज, आपके मोमेंट्स, आपकी बॉन्डिंग। जो लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग बन रही है, वो एक्सपीरियंस लेके लोग आपको सालों तक याद रख रहे हैं, आपकी वेडिंग को सालों तक याद रख रहे हैं क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस उनके लिए क्रिएट करके दिया। आपका इमोशनल आरओआई ये है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बस शादी दिखानी है या लोगों को याद रखवानी है। आज की हर एक वेडिंग में आप फर्स्ट डे एक वेलकम डिनर रखते हो। अगर आप 3 दिन की वेडिंग है, फर्स्ट डे आप अराइवल पे जो आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनके लिए एक सूफी नाइट रख लेते हो। सेकेंड डे आप वही मेहंदी रख लेते हो, पुल पार्टी रख लेते हो, फिर संगीत रख लेते हो, फिर थर्ड डे हल्दी रख लेते हो, बारात है, फिर फेरा है एंड द रिसेप्शन है। आपको नहीं लगता ये काफी रिपीटेटिव है? हाँ, रिचुअल यही है, हमारे कल्चर यही है, पर वेडिंग में वही की वही चीजें रिपीट हो रही है। आप उस पे डेकोर पे इतना ज्यादा खर्चा करते हो, पुल पार्टी में अलग लेवल पे खर्चा, हल्दी पे अलग लेवल पे खर्चा, संगीत नेक्स्ट क्लासी एकदम संगीत, उस पे अलग खर्चा, रिसेप्शन पे वो तो लेविश होना ही चाहिए। ये एक इमोशनल थिंकिंग है कि वो तो लेविश ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो उस पे तो बहुत खर्चा करेंगे ही हम। पर कभी आपने ये सोचा है कि आप कभी ये सारी इवेंट के एलोकेशंस कैसे हो, इसकी सीक्वेंस कैसी हो, इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, कब स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ पे क्या एलिमेंट होना चाहिए, कहाँ पे एंटरटेनमेंट में क्या फिलर होना चाहिए, कभी आपने इस पे प्लान नहीं किया और यही चीज आपकी छूट जाती है। और हर एक गेस्ट को हर एक वेडिंग में वही चीजें मिलती है, वही पुल पार्टी मिल रही है, वही संगीत मिल रहा है, वही कॉकटेल डिनर मिल रहा है, वही आफ्टर पार्टी मिल रही है, पर एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। आपकी शादी में अटेंड करके दूसरा वही गेस्ट दूसरी शादी में आते, तीसरी शादी में जाते, चौथी शादी तक आपकी शादी भूल जाते हैं। आपको याद रखते हैं, आपके गेस्ट को याद रखते हैं, आपके वेन्यू को याद रखते हैं, पर आपने कितने फ्लावर यूज करे, क्या डेकोर यूज किया वो भूल जाते हैं। वो याद ये रखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ, क्या मेमोरीज वहां से क्रिएट करी। सब कुछ आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। मैं वो बात आपसे कह रहा हूं जो बात आपसे कोई नहीं कहेगा। आपको एक राइट डायरेक्शन दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। एक प्रोफेशनल प्लानर ही आपको ये छोटी छोटी बातों पे आपसे बात कर पाएंगे। कोई टेक्निकल टीम पे बात नहीं करता। उसका क्यों इतना खर्चा है उस पर कोई बात नहीं करता। आपको फ्लावर्स कम यूज करके, आर्टिफिशियल यूज करके उसको कितना अच्छे से एनहांस कर सकते हैं उस पर कोई बात नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा, बिलिंग सबकी बढ़ रही है, बाकी आप सब समझदार हो, सब समझते हो। आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। आप समझो कि आपको कहाँ पे क्या चीज खर्च करने की जरूरत है। मैं बार बार अपने भी सारे क्लाइंट से यही कहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस पे ज्यादा खर्चा कीजिए। डेकोर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर आप जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन, पुल पार्टी भी अच्छी होनी चाहिए, मेहंदी भी बहुत लेविश होनी चाहिए, रिसेप्शन तो होना ही है, संगीत भी होना चाहिए, संगीत भी होना ही है, आफ्टर पार्टी भी बहुत लेविश होना है। वहां पे एक थीम क्रिएट हो गई है, एफ्रो म्यूजिक का जमाना है, लोग कहते हैं कि नहीं हमको एफ्रो स्टाइल कुछ थीम चाहिए, उस पे बहुत बड़ा खर्चा, 20 लाख रुपए बस एक आफ्टर पार्टी में खर्चा हो गए। डोंट डू दिस।
बाकी सबकी चॉइस है. My aim is to make this video and guide everyone and educate everyone so that they can spend more on the experience rather than spending more on the flowers. जो जरूरत के नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ पे बिल्कुल कीजिए. डेकोर जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बिल्कुल कीजिए. आपको जरूरी नहीं है कि सारे ही इवेंट आपको लेविश करने की जरूरत है. टारगेट 2 इवेंट्स, रिसेप्शन कर लीजिए और आप संगीत कर लीजिए. दैट शुड बी द हाईलाइटेड इवेंट इन योर वेडिंग. रेस्ट आप उसको थोड़ा सा लो की भी रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप हल्दी में मेरीगोल्ड्स पे काम कर लीजिए. जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसे एक्सोटिक फ्लावर्स की जरूरत है. आप मेरीगोल्ड्स पे काम कर लीजिए, वो उसकी कॉस्टिंग कम होती है. देयर इज लॉट्स ऑफ पॉइंट, देयर इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज लॉट्स ऑफ डिटेल विच couple has to understand and start working and start investing smartly in the weddings. डेकोर वेडिंग को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है और उसके साथ में अगर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाए तो वेडिंग बहुत सक्सेसफुल बनती है. ऐसे ही वेडिंग इनसाइट को जानने के लिए फॉलो कर लीजिए इंडियन वेडिंग इनसाइडर. ड्रीम वेडिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब प्लानिंग रियलिस्टिक हो.